यूपीपीसीएस 2026 के प्रीलिम्स में अब लगभग 140 दिन बचे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगले 5 महीने की सॉलिड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगले 5 महीने का एक क्लियर कट रोड मैप क्या होना चाहिए जिसके माध्यम से हम यूपीपीसीएस 2026 में एक बेहतर रैंक ला सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएस 2026 में 140 दिन के करीब बचे हुए हैं। इन 140 दिनों को हम कई फेजेस में बांटकर उन फेजेस में अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले फेज़ 1 को देखते हैं। फेज़ 1 में हम 20 जुलाई से 21 अगस्त तक का समय देंगे, जो लगभग 40 दिनों के बराबर होगा। इस दौरान हम मेंस की प्रिपरेशन को 80% टाइम और प्री की प्रिपरेशन को 20% टाइम देंगे। प्री में जो 20% समय देंगे उनमें हमको क्या करना है, उनमें हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको बस केवल करंट अफेयर्स की एक मैगज़ीन करनी है ताकि लास्ट में आपको करंट का बर्डन न पड़े। साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज़ को देखते रहिए कि उनका नेचर क्या है, किस किस थीम पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आते हैं। सपोज़ अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो अशोका के ऊपर सवाल आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर सवाल आते हैं, या जो भी कीवर्ड हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कीवर्ड हों या कोई अधिकारी के नाम हो, जैसे सिंपल पूछ लिया जाता है कि मीर बख्शी किसे कहते हैं, या रूपाध्यक्ष कौन होता है, या विविता अध्यक्ष कौन होता है, या सिंपल अशोका के शिलालेख में क्या क्या कहा गया है। तो इन सारी थीम्स को आप आइडेंटिफाई करते चलेंगे। बस अभी के लिए प्री में बस आप इतना ही काम करिए। बाकी जो मेंस की स्ट्रेटजी है उसमें आप सबसे पहले पेपर 4 को उठाएंगे, एथिक्स। उसका कारण मैं आपको ये बता दूं, उसका कारण ये है कि जो एथिक्स का नेचर है वो बाकी पेपर से अलग होता है। इसमें आंसर राइटिंग डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है। कारण उसका ये है क्योंकि आपको थिंकर्स, एग्जाम्पल्स आदि को एक आंसर में कैसे लिखा जाता है इसकी स्किल सीखनी होती है, और ये पेपर अपना इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक तरह से होता है। तो आप अगर अभी पढ़े रहेंगे तो ये 3-4 महीने में आपके व्यक्तित्व में ग्रेजुअली इनकलकेट हो जाएगा। तो आप एकदम त्वरित रूप से एक एथिकल तरीके से सोच पाएंगे, एथिकल रूप में आंसर दे पाएंगे। तो एथिक्स के लिए सिंपल हमें क्या करना है, हमको एथिक्स के लिए सिंपल क्या करना है, पहले देखिए एथिक्स के सिलेबस को उठाइए, उसमें दिए गए कीवर्ड को समझिए और उसका नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते वक्त हमको ध्यान किन किन बातों का देना है, जैसे हमें एक अच्छी सी डेफिनेशन, क्रिस्प डेफिनेशन बनानी है और उनके डायमेंशंस को इलेबोरेट करना है। प्रत्येक डायमेंशन में करीब 5 पॉइंट्स एंड 1 एग्जाम्पल्स साथ में रहेंगे। अगर उदाहरण के तौर पर लें तो एक टॉपिक है सोशलाइजेशन में परिवार यानी फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एंड सोसाइटी की क्या भूमिका है। तो हमें सिंपल क्या करना है, हेडिंग डालनी है कि रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन, एक अच्छा सा डेफिनेशन, कोई कोट अगर किसी थिंकर ने अच्छी दी हुई तो उसको लिखना है। इसके बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिखने हैं, साथ में एक एक एग्जाम्पल लिखते चलना है। अब एग्जाम्पल कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल हो सकते हैं, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे अगर इसी में देखें तो महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरा सारा दर्शन मेरी माँ से आया है। तो आप माँ की भूमिका को महात्मा गांधी के एग्जाम्पल से, या विराट कोहली ने अपनी माँ को अपनी सफलता का काफ़ी श्रेय दिया है, तो उनको इसमें एज एग्जाम्पल ऐसे करके लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं यानी कि फिलॉसफीज़ हैं, उनको भी साथ में इनकलकेट करते रहिए, लिंक कर लीजिए। जब भी आपको लिखने को आए तो उस दर्शन से आप अपने उत्तर को पुष्ट कर सकते हैं। जैसे यदि आए कि सिविल सर्वेंट्स को अपना काम अनामिता के साथ क्यों करना चाहिए, अगर ये आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि गीता का निष्काम कर्म यही कहता है कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे ही सिविल सर्वेंट जो होता है वो एनोनिमिटी, अनामिता में इसलिए काम करता है क्योंकि उसको किसी पब्लिसिटी की चाह नहीं होती है, वो पर्दे के पीछे रह के समाज की बेहतरी के लिए काम करता है। तो इन दोनों को आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। अब इसी में जैसे जो थिंकर्स
हैं, जैसे एक थिंकर्स हैं कांट, काफ़ी अच्छे थिंकर हैं। इन्होंने कैटेगोरिकल इम्परेटिव यानी कि निरपेक्ष आदेश का एक सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि जो कर्तव्य है, जो नैतिकता है, वो किसी बहाने से नहीं आनी चाहिए, वो अपने आप आनी चाहिए। नैतिकता नैतिकता के लिए होनी चाहिए, न कि नैतिकता किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए होनी चाहिए। नैतिकता एक मूल्य के रूप में व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनको आप शामिल कर लेंगे। शामिल करके एक अच्छे से नोट्स बना लेंगे। इसके बाद आप अगला चरण आएगा आंसर राइटिंग का। तो जैसे मान लीजिए आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा, जो कि टॉपिक में है, सिलेबस में है, और हर साल लगभग एक सवाल इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ लिया, उसके बाद आप पीवाईक्यू उठाइए और उसे लिखने की कोशिश करिए। इनिशियली ये टाइम लिमिट मत देखिए कि मुझे 9 मिनट में ही लिखना है, 7 मिनट में ही लिखना है, और यह भी मत देखिए कि मुझे एकदम मक्खन, एकदम जो ऑप्टिमम आंसर होता है, एकदम आदर्श उत्तर होता है, वही लिखना है, वो भी नहीं लिखना है। आपको सिंपल, आपने जो जो पढ़ा है उसको आप लिखने की कोशिश करिए। जितने भी एग्जाम्पल्स आपने तैयार किए हैं, जितने भी थिंकर्स आपने तैयार किए हैं, सबको एक साथ लाकर एक आंसर में पिरोने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो एथिक्स की आंसर राइटिंग स्किल है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि एथिक्स की जो आंसर राइटिंग या कोई भी आंसर राइटिंग होती है, वो इस ग्राफ के थ्रू जाती है। जनरली हम यहाँ पे सोचते हैं कि हम ऐसा आंसर लिखेंगे, बट ऐसा रियलिटी होती नहीं है। पहले दिन आप जब भी शुरू करेंगे, चाहे आज, चाहे 10 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, फिर भी आप यहीं से शुरू करेंगे। तो हमेशा अपने आप को बिगिनर के तौर पर देखें और हमेशा ग्रेजुअली इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आप एक दिन टॉपर्स के जैसे आंसर लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रही पेपर 4 की बात। अब अगला पेपर जो हम देखेंगे, यानी कि जो पेपर 4 है, उसको तैयार करने में हार्डली मैं मानता हूँ कि 15 से 20 दिन आपको लग जाएंगे। तो अगले जो 40 दिन से जो बचे 15-20 दिन हैं, उनमें आप पेपर 6 को तैयार करेंगे। पेपर 6 की अप्रोच भी वही रहेगी। आप एक किसी भी कोचिंग के बेसिक सोर्स उठा लीजिए, उनको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, डेटा फैक्ट जुटाइए, प्रत्येक जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं, उनमें ज़्यादा नहीं, 5-5 पॉइंट, पक्ष विपक्ष, आगे की राह, सरकारी योजनाएं, डेटा फैक्ट, केस स्टडी, इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे। तो इससे आपका जो प्री है ना, प्री में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं उनको करने में। तो पहला फेज़ यही ख़त्म होता है, जिसमें पहले फेज़ में हमने देखा कि हमने 2 पेपर तैयार किए, एक पेपर 4 एंड पेपर 6। यानी कि मोटा मोटा देखें तो आपका 400 नंबर का जो पेपर है वो तैयार हो गया है। अब हम अगले फेज़ में जाएंगे, जिसे हमने फेज़ 2 का नाम दिया है, जो 1 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा, और इसमें लगभग 35 दिन का समय होगा। ठीक, तो शुरुआत के जो 25 दिन हैं उनमें हम क्या करेंगे, पेपर 1 का जो एक सब सेक्शन है हिस्ट्री, उसको उठाएंगे। अब हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है, एक आर्ट एंड कल्चर है, एक वर्ल्ड हिस्ट्री है और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम अभी के लिए, चूँकि प्रीलिम्स नज़दीक है, तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन अभी के लिए छोड़ देंगे। हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी नहीं तैयार करेंगे, हम तैयार करेंगे आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री तथा ज्योग्राफी। अब फेज जो सेकंड है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक, आपको मेंस में देना है 40% समय और प्री में देना है 60% समय। ठीक, इस दौरान आप क्या करेंगे कि जैसे आपने हिस्ट्री का एक सेक्शन उठाया, जिसमें से आर्ट एंड कल्चर उठाया, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप सेम वही करेंगे, कोचिंग की नोट्स पढ़िए, कोई भी किसी भी कोचिंग की हो, अच्छे से पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट समझिए और डेटा फैक्ट याद करिए, और अपनी एक हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सवाल आ गया कि मौर्यकालीन जो चित्रकला है, या मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला है ना, वास्तुकला है, व्यापार है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, या जो गुप्तकालीन मंदिर हैं, गोल्डन इरा कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को, तो इन सब सारी चीज़ों को आप एक अच्छे से नोट्स के माध्यम से तैयार करेंगे। और साथ में साथ आप प्री के लिए भी सेम टॉपिक को पढ़ेंगे, और सेम टॉपिक को पढ़ने के बाद आप घटना चक्र से, जिसे पूर्वावलोकन हिंदी में जो आती है और अंग्रेजी में प्रीव्यू शायद मेरे ख्याल से नाम है, उसको सेम टॉपिक, जैसे आपने मौर्य पढ़ा, मौर्य का मेंस का नोट्स बनाया, मौर्य का मेंस का नोट्स बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सीधे
प्री के जो फैक्ट्स हैं मौर्यन एम्पायर से संबंधित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे पढ़ेंगे और उसके बाद आप घटना चक्र पे आ जाएंगे। घटना चक्र पे आपको जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल जितने भी पूछे गए हैं, जहाँ से भी पूछे गए हैं, सारे दिए रहते हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड छत्तीसगढ़, सबका दिया रहता है। तो आपको वहाँ से पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करने हैं, उसको सॉल्व करना है। इन दौरान जो जो नए नए फैक्ट्स मिलते हैं उनको एक A4 साइज का पेपर रखना है, उसमें आपको नोट करते चलना है। इससे क्या होगा कि आपकी पीवाईक्यू की नोट्स जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके बेसिक सोर्स में नहीं है, उसका एक अलग से नोट्स तैयार होता रहेगा, जिससे आप पेपर के पहले उन फैक्ट्स को देख लेंगे, क्योंकि ये फैक्ट आपकी जो बेसिक नोट्स थी उसमें नहीं थे। सेम इसी तरह जैसे मैंने हिस्ट्री को बताया, आप ज्योग्राफी के मेंस का सिलेबस देखिए, मेंस के पीवाईक्यू देखिए, मेंस के लिए नोट्स तैयार करिए और साथ ही साथ प्री के भी चीज़ें उसमें शामिल कर लीजिए, यानी कि इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करिए दोनों की। जैसे प्री का भी नोट्स मेंस का भी नोट्स बन जाए और प्री के जितने फैक्ट हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो जो पूछता है वो भी साथ में होते रहें। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद सेम चीज़ आप यही करेंगे कि जैसे आपने हिस्ट्री का पूर्वावलोकन लगाया था, सेम काम आप ज्योग्राफी के पूर्वावलोकन में भी करेंगे। इससे क्या होगा कि आप 40% अपना समय जो मेंस को दे रहे हैं, आपका मेंस तैयार हो रहा है। 60% समय जो आप प्री को दे रहे हैं, यानी कि आज मान लीजिए आज से आप अगर 10 घंटा पढ़ते हैं, जिसमें 4 घंटा आप मेंस को देते हैं, 6 घंटा आप देते हैं प्रीलिम्स को, तो प्रीलिम्स आपका तैयार हो रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है। आपकी प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, साथ में मेंस का जो पेपर 1 है उसका मेजर चंक लगभग 30% आप हिस्ट्री को समझिए और 30% आप ज्योग्राफी को समझिए, तो लगभग 60 से 70% आपका मेंस का सिलेबस भी तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड वे में ऐसे चलना है। इसके बाद जो जैसे 15 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गए, 10 दिन यहाँ पे ख़त्म हो गए, अब बचे लास्ट के 10 डेज, जो यहाँ का 35 दिन का शेड्यूल था। यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज में आपको पॉलिटी के साथ सेम वे में, जैसे आपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ किया, सेम वे में आप तैयार करेंगे। मेंस का नोट्स जितना भी हो सके उतना बना लें, मतलब ज़्यादा अपने आप को बर्डन न दें। अगर मान लीजिए नोट्स मेंस का नहीं बन रहा है तो एक बेसिक रीडिंग लगा लें, उससे ही काम चल जाएगा। कहने का मतलब है मेंस का एक थोड़ा सा खांचा आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह चीज़ें चलती हैं, किस तरह पूछी जाती हैं, पीवाईक्यू कैसे होता है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल का आंसर दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का एक खांचा आपके दिमाग में हो। फिर उसके बाद सेम आप जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कर रहे थे, आप पूर्वावलोकन लगाएंगे, उसके पीवाईक्यू सारे लगाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तब देखिए आप 6 अक्टूबर को पहुंच गए हैं। 6 अक्टूबर को आपका मेंस पेपर 4 पूरा तैयार हो चुका है। पेपर 1 का लगभग 70% और पेपर 2 का जो पॉलिटी वाला सेक्शन है लगभग 50% कवर हो चुका है। तो आप 6 अक्टूबर तक इतना कवरेज कर चुके होंगे मेंस का। साथ में साथ प्रीलिम्स में क्या कर चुके होंगे आप, जो 3 सबसे हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें ज्योग्राफी है, जिसमें पॉलिटी है, उसको ख़त्म कर चुके होंगे, जो कि पूरे प्री के सिलेबस का लगभग 60% होता है। क्योंकि यूपी स्पेशल मिला के 7 सब्जेक्ट होते हैं। 7 सब्जेक्ट में से 3 जो मेजर रोल प्ले करते हैं कट ऑफ क्लियर करने में, वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। उनका लगभग आप 60% तैयार कर चुके होंगे। तो ये फ़ेज़ 2 यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फ़ेज़ 3 शुरू होगा, जिसमें 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, यानी कि 30 डेज़ होंगे, जिसमें से आपको अब पूरा का पूरा समय आपको प्री को ही एलोकेट करना है, यानी 100%। इसमें आप मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल प्री को टारगेट करेंगे। अब इसमें भी आप अपनी टाइम को 2 भागों में बाँटेंगे, 2 नहीं इनफैक्ट 3 भागों में बाँटेंगे। जो स्लॉट 1 होगा उसमें आप रिमेनिंग सब्जेक्ट जैसे साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी प्लस यूपी स्पेशल को तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो बेसिक सोर्स है उसे पढ़ें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। इसके बाद पीवाईक्यू से पूर्वावलोकन लगाएं, फाइंड रिपीटेटिव थीम्स, जो भी थीम्स बार बार रिपीट हो रही हैं उनको फाइंड आउट करें। उसके बाद आप ये सब करने के बाद एक टेस्ट सीरीज लगाएं। तो ये आपका मोडस ऑपरेंडी होगा जो इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। इसके बाद जो स्लॉट 2 होगा पढ़ाई का, जो डेली शेड्यूल होगा, उसमें करंट अफेयर्स का एक शेड्यूल रखें। इनमें आप आय दृष्टि पढ़ सकते हैं, घटना सार पढ़ सकते हैं, हमारी मैगजीन आती है उसको पढ़ सकते हैं।
थर्ड स्लॉट में आप जो फेज 2 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर चुके हैं उनका रिवीजन करेंगे, बार बार टेस्ट देंगे, टेस्ट से अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नोट करेंगे, फिर बार बार रिवीजन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को धार देंगे। और यहाँ पर भी एक चौथा कंपोनेंट भूल गया, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, यानी कि जितना भी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके तैयार हो चुके हैं। जब ये टॉपिक्स तैयार हो चुके हैं तो आप जितना भी इसमें प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा जब आप 6 दिसंबर को एक्चुअल प्री का एग्ज़ाम लिख रहे होंगे। तो यहाँ तक ये रहा थर्ड फेज़। इसमें हमने करंट अफेयर्स भी देख लिया, हमने जो पिछले सब्जेक्ट हैं उनके रिवीजन देख लिया, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनको कैसे करना है ये भी देख लिया। यहाँ तक आते आते आपका सिलेबस एक बार पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसमें आपने प्री के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, नोट्स पढ़ लिए हैं, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लिया है, PYQ घटना चक्र रिव्यू उसको अच्छे से कर लिया है, टेस्ट सीरीज लगा लिए हैं, टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आपकी गलतियाँ उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर उन पर काम कर लिया है। तो अभी तक ये इतना आपने कर लिया। अब लास्ट के जो 30 डेज होते हैं ये मेक और ब्रेक के होते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं पढ़ना है, आप जैसे जिस पेज से पढ़ रहे हैं उसी पेज से पढ़ना है। बस आपको करना क्या है, लास्ट के 30 डेज़ को 20 डेज़ एंड 5 डेज़ एंड 2 डेज़ में डिवाइड कर देंगे, और जो लास्ट के 3 डेज़ बचते हैं वो किसी का सेंटर जानते ही आप, यूपी से दूर दूर जाता है, तो फिर वो लास्ट के 3 दिन का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो हमें 25 लगभग 27 दिन की अपना जो लास्ट फेज है उसको रखना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, आप रिविजन करेंगे, मोस्टली एक्टिव रिकॉल करेंगे। आपकी जो टेस्ट लगाने, PYQ लगाने के दौरान जो कमियां उभर कर आई हैं उसे बार बार रिवाइज करेंगे, और जो PYQ के नोट्स आपने बनाए थे, जब मैंने शुरुआत में बोला था कि जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे या कोई टेस्ट लगाएंगे तो जो नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपके बेसिक रिसोर्सेज में नहीं है, जिनको आपने पढ़ा है, उनमें जो चीज़ें नहीं हैं उनको आप, मैंने कहा था, एक A4 साइज लेके आप नोट करते रहेंगे। तो वो PYQ से भी होगा और वो टेस्ट सीरीज से भी होगा। तो PYQ के नोट्स और टेस्ट सीरीज के रिवीजन, टेस्ट सीरीज के नोट्स जो आपने बनाए हैं 1 पेज में, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, और करंट अफेयर्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट 5 डेज हो गए, अब आपने करीब 3 बार रिवीजन कर लिया है, PYQ 2 बार रिवाइज हो गए हैं, टेस्ट सीरीज की जो नोट्स आपने बनाए थे वो 2 बार रिवाइज हो गई है। तो फिर आप जो थीम्स आपको लगती है, यार मैं बोल रहा हूँ, जैसे अशोक के शिलालेख हैं, उनमें कौन से नंबर पे क्या क्या कहा गया है, या पॉलिटी में आपातकालीन जो इमरजेंसी के प्रोविजंस होते हैं, उनमें किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है, किस प्रकार की मेजॉरिटी होती है, किसमें उसके मतलब विधानसभा या जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भंग होती है, किसमें नहीं होती है, इस टाइप के जो मतलब माइन्यूट फैक्ट्स हैं जो बोलते हैं, आप उसको तैयार करेंगे। और लास्ट के 5 डेज आप डेटा, फैक्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, मिनरल डेटा, एग्रीकल्चरल डेटा, जो आपने करंट अफेयर्स में किया है उसको मतलब बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि अंतिम में यही सारी चीज़ें भूलती हैं। जैसे बजट में किस स्कीम में कितना एलोकेशन हुआ ये भूल सकता है, बजट का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, कैपेक्स है वो कितना है ना, राजकोषीय घाटा जिसे कहते हैं, या पूंजीगत व्यय जिसे कहते हैं, राजस्व जिसे कहते हैं, किस स्कीम को कितना एलोकेट हुआ है, किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेट हुआ है, मिनरल्स में कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जा रहा है क्या नहीं है, एग्रीकल्चर में राइस का एक्सपोर्टर कौन है, वीट का एक्सपोर्टर कौन है, ये सारी चीज़ें हमको लास्ट में भूलती है, तो इसे बार बार रिवाइज करना है। इसके बाद लास्ट 2 डेज़ में आपको जो भी लगे, क्योंकि उस समय बस ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हमको नहीं पता होता, तो आपको जो भी लगे आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप पढ़ते रहें। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क हो गया 5 महीने की स्ट्रेटजी का। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान रखना चाहिए। टाइम टेबल आपका व्यवहारिक होना चाहिए, जैसे उसमें कुछ न कुछ बफर जोन होने चाहिए, जैसे संडे को एक दिन खाली रख लिया या आधा हाफ डे खाली रख लिया, जिससे आपका जो बैकलॉग है वो पूरा हो जाए। आपको बीच बीच में गैप्स देने हैं, ब्रेक लेना है, ताकि आप बर्नआउट ना फील हो, नहीं तो आप बर्नआउट फील हो जाएंगे तो फिर प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो आप बात मानिए, आप जो मैंने अभी स्ट्रेटजी बताई है उसके आधार पर आप बेहतर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक लास्ट नोट ये भी बोलूँगा कि ये एक जनरलाइज स्ट्रेटजी है, आप अपनी तैयारी के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी मेधा के अनुसार,
जैसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसके पहले मेंस दिया होगा तो वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेंगे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने पेपर 4 पहले ही पढ़ रखा होगा तो इसकी जगह वो दूसरा पेपर 3 लगा लेंगे, पेपर 2 लगा लेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन के अनुसार इसको हेर फेर इसमें कर सकते हैं। बस मैंने ये किया है कि आपको अप्रोच क्या रखनी है प्री और मेंस को लेके, कितना समय कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ नहीं करना है, और उसको मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है और व्यवहारिक भी है, प्रोडक्टिव भी है, और इसे आप लागू करने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इसके साथ जो तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आप खुश रहें, एनर्जेटिक रहें। कारण ये है कि अगर आप खुश नहीं रहेंगे, ऊर्जास्वित नहीं रहेंगे तो आप अच्छा मेहनत नहीं कर पाएंगे। अपने जो एनर्जी है उसका एक एक कतरा, एक एक बूंद उसकी अपने लक्ष्य की ओर नहीं लगा पाएंगे, तो इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल कैंपस प्रयास से परिणाम तक, आप उसको ज्वाइन करें। लगभग इसमें 23 से 24 हज़ार लोग ज्वाइन हैं, और ये रही इसकी जो है, ये रहा इसका लिंक। और यहाँ पर हम गाइडेंस देते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देते हैं, तो आप इसमें ज़रूर जुड़ें। हम मेंटरशिप भी देते रहते हैं कि हाँ कैसे अप्रोच करना है, क्या कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे मुझे या राहुल सर को पर्सनली मैसेज करते हैं, तो हम उनका भी निराकरण करते हैं, उनसे पर्सनली बात करके उनकी समस्याओं को समझ के जो हमारा अनुभव है, जितना हमने सीखा है तैयारी के दौरान, सारा कुछ साझा करते हैं और आपकी राह को आसान बनाने में एक छोटा सा प्रयास रहता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ऊर्जास्वित रहिए, अध्ययनरत रहिए। धन्यवाद।